एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये सारी चर्चा हम कर चुके थे और कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज अपन उसके आगे कहानी पे फटाफट से बात करते हैं। जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कहानी शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ डायरेक्टली, जो भी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का या पोलर प्रोटिक आपके पास एसिड या बेस का, उसकी कहानी में इस क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। कहता है कि अ 0.25 मोलर वीक डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक का मतलब है जो 2H+ दे दें, ठीक है, इसको कहते हैं हम डाइप्रोटिक। जस्ट मैसेज लगा दो। हाँ, ठीक है, चलिए। कह रहा है कि अगर आपके पास 0.25 मोलर डाइप्रोटिक एसिड है, कौन सा एसिड है? H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कहता है कि बताइए इसमें H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। ये दिया हुआ है आपको कि H2CO3 का जो Ka1 है, मतलब पहला H+ जो लूज करता है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। K2 आपको दिया हुआ है जब मतलब दूसरा H+ लूज करता है उसके लिए। पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आपको मैं समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान दे लो, फिर आगे की बात समझेंगे। पहले कुछ चीजें यहाँ समझ लो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डेटा को बड़े गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि K1 के रेस्पेक्ट में K2 काफी छोटी वैल्यू है। ये 10⁻⁻7 है और ये 10⁻⁻14 है। मतलब जनरली वीक एसिड्स पहले H+ को लूज करने के बाद दूसरा H+ लूज नहीं करना चाहते, बहुत कम टेंडेंसी होती है। ऑब्वियसली कंपेरेबल देखते हैं, मतलब पहला अगर किसी तरह लूज कर भी दिया तो दूसरा लूज करना नहीं चाहता। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा जैसे H2SO4 तो पहला तो एकदम धड़ाम से लूज करेगा, तुरंत लूज कर देगा, लेकिन दूसरा लूज करने में उसको भी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि एसिड्स में जो एसिडिक स्ट्रेंथ आता है वो ड्यू टू मेनली फर्स्ट H+ के कारण ही आता है। सेकेंड H+ के कारण कोई खास एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं आता, क्योंकि वो आसानी से लूज करना नहीं चाहता। डन है क्या ये मैं डेटा समझा रहा था इस कहानी से कि डेटा क्या कहना चाहता है। चलो अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। कॉन्सेप्ट अभी इसका बहुत ज्यादा आपको नहीं पता, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, पर जिन लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सोच पा रहे हैं, सोचो। कम से कम H+ का तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का प्रयास कीजिए, पहला स्टेप। प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित गड़बड़ है।
मे भी शायद आपका ऑर्डर सही है, जिस ऑर्डर में आंसर आया, बट उसके आगे भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। देखते हैं ऋषु। चलो ठीक है, तो पहला पार्ट सोचना शुरू करते हैं। अगर डेरिवेशन से जाओगे, ये सी 1 - अल्फा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सी अल्फा डिवाइड बाई सी इंटू 1 - अल्फा, देखो तो चेक करके देखो तो कितना आ रहा है। तो K1 इक्वल टू सी अल्फा डिवाइड बाई सी 1 - अल्फा। लगभग हम ये मान सकते हैं इग्नोरेबल है। क्यों इग्नोरेबल है? क्योंकि K/C की वैल्यू देखो काफी छोटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये भाई साहब गए, ये इग्नोर हो ही जाता है। तो आपके पास हो गया C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास चेक करो तो C अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आपके पास ये आ जाएगा लगभग लगभग, ऐसे देखते हैं तो C अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √K/C। तो आपके पास K है 4 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 0.025। करके देखो तो ये 10⁻⁻4 आ रहा है क्या? मुझे थोड़ा डाउट रहा था आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो तो। कुछ आगे, ओ नहीं नहीं आ जाएगा, ठीक है, सॉरी माय बैड। ये 4 0.25 है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ये 4 4 तो चला ही जाएगा यहाँ पे। तो दिस विल बी 10⁻⁻4। देख लो एक बार ये चलेगा क्या। यहाँ से ऊपर से कुछ नहीं करना था, यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे भी तो कर सकते थे ना। इतना क्यों उड़ाते इसको, इन दोनों सी को छोड़ देते हैं। ठीक है, और इस सी को लेकर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, या सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, पुराना फॉर्मूला। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, C अल्फा। चलेगा? सर कोई ऐसा दूसरे है इसको इसमें दिक्कत है? नहीं करना था फिर से बोलो। सर, जो सेकंड रिएक्शन है उसका कोई यूज नहीं है यूज है, बट यहाँ तक तो ठीक है ना। सेकेंड ओके वाले पार्ट पे तो आएंगे, बट यहाँ तक तो ठीक है। चलो, अब सेकेंड वाले पार्ट पे, अब दुख क्या है यहाँ पे? दुख ये है कि H प्लस सिर्फ यहीं से थोड़ी मिल रहा है, यहाँ से ही मिल रहा है। चलो शुरू करते हैं कहानी। तो सेकेंड वाली रिएक्शन को हम लिखने का प्रयास करते हैं। HCO3 माइनस गिव्स CO3 माइनस प्लस H2O नहीं लिखा क्योंकि H2O लिक्विड, इसका कोई रोल है नहीं। तो लिख लो तो भी फर्क नहीं पड़ना, ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, चलो। अब मुझे एक बात बस बताओ मैसेज करके, कि HCO3 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा जाए? C लिखा जाए, C अल्फा लिखा जाए, या कुछ और ही लिखा जाए?
SCO3 का क्या कॉन्सेंट्रेशन लिया जाए इनिशियली? सी अल्फा। क्यों? सी तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि भैया अपने पास सी तो ये था, ये तो बना हुआ है कितना, सी अल्फा बना हुआ है, सी तो बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम इनिशियली, दैट विल बी सी अल्फा फाइनल। अच्छा देखो, यहाँ जब इसका सी अल्फा होगा तो उस समय तक ये तो कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन ये है, और इसकी वैल्यू ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उस समय कितना है, सी अल्फा। इनिशियली तो सी अल्फा है, अब SCO3 डिसोसिएट होना शुरू हुआ इक्विलिब्रियम के लिए, तो सी अल्फा। अब यहां देखो इसका इक्वेशन 1 माइनस अल्फा डैश, अल्फा डैश इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड केस, अल्फा वाज फॉर द फर्स्ट केस। चलो, कार्बोनेट आयन कितना बनेगा, सी अल्फा अल्फा डैश, और H3O प्लस कितना रहेगा, सी अल्फा प्लस सी अल्फा अल्फा डैश। मुझे पूरी कहानी देख के बता दो, और कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। सर ये कार्बोनेट आयन में क्यों नहीं हुआ सर सी अल्फा? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बताओ, क्या इनिशियली आपके पास ये सी अल्फा प्रेजेंट है क्या यहाँ कहीं कार्बोनेट आयन? कार्बोनेट आयन तो ताजा ताजा बना है SCO3 के टूटने से। देखो ये कहानी कैसे हो रही है, ऐसे समझो कि H2CO3 जो है ये ब्रेक होके दे रहा है पहले HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस ब्रेक होके क्या दे रहा है, CO3 2 माइनस। तो भैया इससे पहले तो ये बना है, और ये जितना बना होगा उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको बनाने के लिए आप इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लीजिएगा, नहीं लीजिएगा ना। बिल्कुल। ठीक है, वही सेम कहानी यहाँ पे, कि भैया कार्बोनेट तो इनिशियली है ही नहीं, कार्बोनेट आयन ये बन गया। अब अगर याद आता हो तो लास्ट क्लास में बताया था, इसमें ध्यान दो, इसमें अगर सी अल्फा में कॉमन ले लो इस वाले में, तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डैश। और हमको पता है कि भैया अल्फा की तो वैल्यू बहुत छोटी होने वाली है, इसको इग्नोर कर दें, 0। तो बेसिकली ये पूरी कहानी जो है ना, जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा है, ये बेसिकली एक्चुअली कितना है, सी अल्फा ही है। मतलब जो आपके पास यहां से H प्लस मिला है वही एक्चुअली रियल अमाउंट ऑफ H प्लस है, क्योंकि यहां से जो आपको सी अल्फा अल्फा डैश मिल रहा है वो इतना कम है, इतना कम है कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बोला तो हम सीधे सी अल्फा निकाले, और सी अल्फा की वैल्यू 10 का पावर -4 आया, खेल खत्म कर दिया हमने। उसमें सेकंड वाले केस से सी अल्फा अल्फा डैश जो आया है उसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं समझा। मुझे बता दो यहां तक में कोई दिक्कत है तो, कि अल्फा ये सेकंड केस का डिसोसिएशन सी अल्फा की वैल्यू के बराबर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्यों हुआ? अगर इतने में कोई दिक्कत है जल्दी बताओ। डन है, बढ़िया। अब एक चीज और देखो, आपसे बोला था कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इस नालायक को ध्यान दो। क्या अपने पास सी अल्फा 1 प्लस अल्फा को इग्नोर किए तो क्या सी अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश को इग्नोर नहीं करेंगे? सी अल्फा 1 प्लस अल्फा डैश में इसको मान लिए सी अल्फा, तो ये भी तो आपके पास इग्नोर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 में से प्लस हो या माइनस हो कहानी सेम ही है। तो इसको भी चाहो तो आप लगभग लगभग क्या लिख सकते हो, तो आपको पता है कि भैया ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये वाली भी जो वैल्यू है किसके बराबर है, सी अल्फा के बराबर है। मतलब कि बाई कार्बोनेट आयन दैट इज HCO3 माइनस और H प्लस, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी अल्फा ही रहने वाला है, इसमें कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। अब आते हैं अपन सेकंड केस के लिए के लिखने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो, Ka2 Ka2 बराबर क्या होगा, दिस कॉन्सेंट्रेशन इंटू दिस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई दिस कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा। चलो, तो अपने पास H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, हम तो मान चुके हैं सी अल्फा, सी अल्फा लिख लिया। कार्बोनेट आयन का कितना है, सी अल्फा अल्फा डैश डिवाइड बाई बाई कार्बोनेट का कितना है, सी अल्फा। अब ध्यान दो, सी अल्फा गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो, तो यहां से हमको एक बात समझ में आ गया कि अच्छा अल्फा डैश जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहां से एक चीज तो निकाल ही सकते हैं कि अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट इज √K2 अपॉन सी अल्फा। और इस अल्फा की वैल्यू हमको पुराना पता है, वहां से पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो इस क्वेश्चन में तो बोला था कि भैया इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, इसका बताओ, बता चुके हैं। अब हमसे सर बोला था अंदर रूट क्यों कार्बन, लिया है सर आपने, वो अल्फा डैश उसमें थोड़ी है स्क्वायर में। मेरे को डरा दिया, बोलो। सर मैं कह रही हूँ अल्फा डैश स्क्वायर में नहीं है, फिर अंडर रूट क्यों लिया है?
ओ अच्छा अच्छा ये वाला। हाँ। हाँ ठीक ठीक, वो अंडर रूट नहीं है, वो हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। तो हमें पता है, यहीं से एक चीज दिख रहा है कि कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज सी अल्फा अल्फा डैश। तो कुछ और नहीं करना, ये सी अल्फा अल्फा डैश बराबर क्या है अपने पास, के टू है, खेल खत्म। तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि सी अल्फा अल्फा डैश इक्वल्स टू के टू इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 टू माइनस आयन। ठीक है, और हमको पता है कि भैया CO3 टू माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन के टू के बराबर होगा, और के टू की वैल्यू अपने को चिल्ला चिल्ला के दिया हुआ है, समथिंग इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ से अपने पास सारी वैल्यूज आ गई। क्या क्या आ गया, चलो तो एक एक करके मैं सब लिख देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाई कार्बोनेट आयन, ये किसके बराबर था, सी अल्फा के बराबर, जिसकी वैल्यू आई थी 10⁻⁻4। बाई कार्बोनेट आयन के बाद कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, सो ये अपने पास था बराबर सी अल्फा अल्फा डैश के, और इसका वैल्यू था के टू के बराबर, और के टू का मतलब अपने पास था समथिंग 5.6 इंटू 10⁻⁻14। मुझे बता दो इस पूरी, देखो क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली अच्छा है, दिमाग पे जोर भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी बताओ, बाकी अगर नहीं आया तो फिर से एक बार घर पे जाकर ट्राई करना, नहीं हो तो अगली क्लास में वापस से डिस्कस कर लेंगे। बट डन है क्या ये। अब मान लो तीन भी स्टेप दे देगा तो क्या दिक्कत है, तीन चार जितना भी देगा उसमें सेम कहानी है। H3O प्लस का जो पहले स्टेप में मिल गया, या बेस है तो OH माइनस का जो पहले स्टेप में मिल गया वही हो जाएगा। पहले यस स्टेप में जो जो आयन मिला वही कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। डन है, ओके सर। कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए H3O प्लस का HS माइनस का H2 माइनस का 0.1 मोलर अगर H2S दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपके पास होने वाला है, K1 दिया है, K2 दिया है, तो इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। शुरू हो जाइए, सेम उसी कहानी पे क्वेश्चन है, शुरू होइए, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा तो फिर HS माइनस का, और फिर H2 माइनस का। और जिन लोगों ने ट्रिक सोच लिया उनको समझ में आ गया होगा कि वो इसमें कुछ करना नहीं है, बिना पेन पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया, बढ़िया रिशु, आकाश बढ़िया। चलो ठीक है, H3O प्लस आया, HS माइनस निकालो फटाफट से। H3O प्लस में काफी लोगों ने कर लिया, HS माइनस करो। गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग। आप काफी जल्दी आ गए, हम थोड़ा और जल्दी शुरू हो गए थे, आप वक्त पे हैं। सर HS माइनस का भी तो उतना ही होगा। बिल्कुल, सल्फाइड का निकालो, H2 माइनस का। बोलना नहीं है, लिख के भेजो। कोई बात नहीं विवेक। अच्छा, जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हो आज।
वो अच्छा, कोई ऐसा भी है क्या यहाँ पे जिसको भी पूजा वूजा करने जाना है समथिंग? अगर ऐसा है तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा पहले पहले छोड़ दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा हो तो बता देना। जाना है हरिओम? अच्छा 8 बजे जाना है ना, ठीक है, तो भी टाइम है काफी। ठीक है, कितने बजे जाना है बता देना मुझे, मैं कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस मामले में थोड़ा सा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 8 बजे। चलो ठीक है, 8 बजे तक तो हो जाएगा अपना काम। हो गया सॉल्व, चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं अपन। तो हमें दिख रहा है कि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट के इंटू सी लगा लेंगे, ये बराबर ही होगा, और इसकी वैल्यू K2 के बराबर होगी। खत्म खेल। लास्ट वाले केस में भी तो यही हुआ था। डन है क्या? सॉल्व कराओ या हो जाएगा? हो जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ध्यान दो, थोड़ा सा, बल्कि पिछले वाले से आसान है ये। बोलता है H3O प्लस का HSO4 माइनस का सल्फेट का बताओ कॉन्सेंट्रेशन। H2SO4 0.2 मोलर लिया है। गिवन दैट पहला केस स्ट्रॉन्गर है। सॉल्व करने का प्रयास करो तो इसको। अगर पहला स्ट्रॉन्गर है तो बताइए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, HSO4 माइनस का और SO42 माइनस का। शुरू हो जाओ। पहला केस स्ट्रॉन्ग है। बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएगा अगर चाहोगे तो, इस क्वेश्चन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लकी कर दूं सॉल्व? किसको बोल रहे थे, कौन सा सॉल्व करने के लिए? लकी कौन सा क्वेश्चन बोले थे सॉल्व करने के लिए? पहले वाला? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पहले वाला, कोई बात नहीं। डन है ये। और जो कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस का आएगा वही सेम कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा? HS माइनस का भी। और H2 माइनस का कितना होगा? K2 के बराबर। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जितना टूटा होगा उतना ये बनेगा। एक ही H प्लस जा रहा है। अब हमें दिख रहा है पूरा पूरा ये टूट गया होगा, तो पहले केस में तो कोई लोड ही नहीं है। ध्यान से देखोगे तो पहले केस का तो कोई लोड ही नहीं है। अगर ये अपने पास C लिया था, ये पूरा पूरा गया होगा, ये C बना होगा, ये C बना होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अगले केस में आपको क्या बोलता है? HSO4 माइनस का और SO42 माइनस का। चलो चेक करते हैं। अगले केस में HSO4 माइनस
ये देने वाला है H प्लस और साथ में देने वाला है SO4 2 माइनस। ठीक है, चलो इसका लिया था C 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, और ये इनिशियली कितना था C था, ये इनिशियली कितना था 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास C अल्फा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे सोच लेते हैं जरा सा फटाफट से। तो K1 बराबर K1 दिया 2 दिया, क्या लिख के दिया K लिख के दिया। ठीक है, सर अल्फा तो वीक एसिड के लिए यूज करते कैसे बोलो, अल्फा तो वीक एसिड के लिए यूज करते हैं ना। सेकेंड वाले केस में देखो इसने क्या कंसिडर किया है। अगर तुमको ये K दे दिया, K देने का मतलब ही क्या है, वीक है कि स्ट्रांग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में ही बताया था कि चाहे वीक एसिड हो चाहे स्ट्रांग एसिड हो, पहला H प्लस देने के बाद दूसरा H प्लस हमेशा कैसे जाता है, वीक ही जाता है। ओके सर। ठीक है, चलो ये कहानी आपके पास हो गई। एरो के लिए एरो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अपने पास आते हैं फटाफट K बराबर। तो देखो इधर वाली कहानी दिस इज C अल्फा, ये वाली कहानी कितनी होगी C प्लस C अल्फा, तो C 1 प्लस अल्फा लिख लेते हैं डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां से चाहो तो इग्नोर करो, नहीं करने का इग्नोर मन है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इग्नोर कर लोगे तो तुम्हारे लिए सुविधा रहेगा, इग्नोर करने में कोई दिक्कत भी होनी नहीं चाहिए आइडियल। हालांकि काफी क्लोज केस है ये, काफी क्लोज केस है, इग्नोर करने में दिक्कत है। ठीक है, तो इग्नोर करने के बजाय आपको इसको सॉल्व करना प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, इसको इसको उड़ा दो, इसको उधर भेजो। 1 माइनस अल्फा इंटू के इक्वल्स टू, ये आपके पास हो गया C अल्फा प्लस C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और आगे लेके आओ, तो ये हो गया K माइनस K इंटू अल्फा इक्वल्स टू C अल्फा प्लस C अल्फा स्क्वायर। अब इन सबको एक ही साइड लेके आ जाओ, तो ये आपके पास हो गया C अल्फा स्क्वायर प्लस ये C अल्फा कॉमन लेते हैं यहाँ पे अल्फा, के अल्फा को उधर लेके चले आए तो C प्लस के माइनस के इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में आपको क्या क्या पता है, आपको इस इक्वेशन पता है C की वैल्यू और K की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू पता है। इन दोनों को पुट करो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। याद करो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते थे, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई, अबे क्या हो गया, तो इसको बाद में लिख लूंगा। डन है क्या ये, देख लो फटाफट से, इस इक्वेशन को लगाओगे आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, बाकी इग्नोर भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत क्लोज केस है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत क्लोज केस है, क्योंकि याद करो कि यहाँ पे के और सी का जो रेशियो है, के बाई सी जो है, सी कहाँ है, हाँ सी, के बाई सी की जो वैल्यू है बहुत छोटी नहीं है। हमने बात किया था कि भाई के बाई सी अंडर रूट के बाई सी अगर बहुत छोटी है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे के बाई सी की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है, ध्यान दो। तो ये है 10 का पावर -2 डिवाइड बाई 0.2, ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, ये ठीक ठाक बड़ी वैल्यू है। चलेगा क्या, देख लो एक बार, अगर लगे अभी भी डाउट तो फटाफट से पूछो। बाकी सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते रहना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक बन गया सॉल्व करते रहना। हो जाएगा, यस सर। देख लो एक बार, मैं एक बार आंसर देख के बताता हूँ तुमको कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ बस, जस्ट मैं इसका आंसर देख के बताता हूँ एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है इसका। क्वेश्चन लेंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मना नहीं कर रहा ना।
संडे को जो टेस्ट होगा उसका सीधा सीधा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आएगा सॉरी SO4 माइनस का आएगा लगभग 0.009। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आंसर आने वाली है SO4 माइनस का ये आ जाएगा लगभग 0.009 के रेंज में। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको समझा दिया, मेहनत आपको घर पे करना पड़ेगा, ठीक है, मजदूरी वाला काम है, ठीक है, बट अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने करा दिया आपको। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो फटाफट से मुझे बता दो हो जाएगा नहीं होगा। इसमें K1 K2 K3 मतलब 3 स्टेप दिया हुआ है, कर लोगे सॉल्व? यस सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, क्या क्या इसमें ऑल स्पीसीज आएगा? तो पहला तो होगा H+, दूसरा आएगा H2PO4 माइनस, तीसरा आएगा HPO4 2 माइनस, चौथा आएगा PO4 3 माइनस। ये 4 स्पीसीज हैं, इन चारों के कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, निकाल लोगे? आराम से घर पे ट्राई करना, नहीं हो तो अगले क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है? पहले 3 केस देता था, अब की बार 4 केस दे दिया। डन है ये? चलो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा बट ठीक है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज का, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो पहले समझते हैं कि सॉल्ट्स के कितने टाइप हैं। देखो सॉल्ट्स को बेसिकली क्या किया गया है, मोटे मोटे तौर पे 4 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से सॉल्ट्स हैं अपने पास? तो आपके पास जो सॉल्ट्स की कैटेगरी है दैट इज बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, और एक और भी सॉल्ट है जो एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अब ये कैसे पता चलता है कौन सा सॉल्ट क्या होगा? तो इसके लिए हम समझते हैं कि भैया ये 4 कैटेगरी कौन कौन से रिएक्शन से बनती है। तो पहला कहानी क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किए तो इससे जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी न्यूट्रल। इसको मान के चलते हैं कि ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल है। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH और HCl रिएक्ट कर जाए। सेकेंड केस कहता है कि अगर आपके पास एसिड तो स्ट्रांग हो लेकिन बेस वीक हो तो जो आपके पास कहानी बनेगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट। जो आपके पास तीसरी कहानी कहता है कि अगर आपके पास एसिड तो वीक हो पर बेस जो है वो स्ट्रांग हो तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज बेसिक सॉल्ट। और चौथा जो कहानी कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास दोनों ही वीक मिल जाए तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा हम नहीं बता सकते, वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन द केस है, वो हमें कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही 4 केसेस अपने पास सॉल्ट्स में बनते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया ऐसा क्या हुआ, हमको तो बचपन में पढ़ाया गया था कि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, फिर थोड़ा बताया गया था एसिडिक बेसिक, लेकिन सॉल्ट जब बन गया तो उसमें एसिड बेस आया कैसे, उसमें एसिडिक बेसिक नेचर कैसे आया? और अगर एसिडिक नेचर है मतलब उसमें H+ होगा, बेसिक नेचर है तो उसमें OH- होगा। तो यहीं पे हम पढ़ते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब जरा सर समझते डी हैं में हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रल भी हो सकता है, फिर से बोलो। डी वाले में सर न्यूट्रल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई मना नहीं है, मतलब एसिडिक बेसिक तो हो ही सकता है ऑब्वियसली, या न्यूट्रल होने की भी संभावना है, ऐसा कोई थोड़ी है कि न्यूट्रल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चलो अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो पहला वाला जो केस है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक बेसिक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ एसिडिक है तो पीएच कितना, बेसिक है तो पीएच कितना, ये कहानी आने लगेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम कहानी जो शुरू करेंगे वो यहीं से करेंगे क्योंकि हम इसका पीएच निकालना चाहते हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी से नहला देना, और क्या हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पानी से नहला दो। चलो तो कहता है, सबसे पहला कहानी लेते हैं, जब आपके पास पहला कौन सा लिया था, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है?
तो अगर मान लीजिए आपके पास जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास सॉल्ट जो है वो है आपके पास NH4Cl, किससे बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा NH4 किससे आया होगा, NH4OH से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और Cl किससे आया होगा, HCl से। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH इज अ वीक बेस। तो कहता है कि अगर इसको आपने पानी से नहलाया, अगर इसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या होगा। ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ये पानी में जाएगा ये पूरे पूरे आयंस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब अब पहली चीज तो ये होगी कि जैसे पानी में जाएगा ये बनेगा NH4 प्लस आयन जो कि एक्वस होगा और Cl माइनस आयन जो कि एक्वस होगा। अब एक बात याद करो, हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कि हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट, कॉन्जुगेट पेयर का जो प्रोडक्ट होता है K इंटू KB KW के बराबर है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मतलब उसका K की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर उसके K की वैल्यू ज्यादा है तो उसके कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि KW तो बदलने वाला नहीं है। तो एसिड और बेस के लिए जो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं उनका K और KB में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस एक वीक बेस होगा। अगर एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये एकदम अपोजिट चल रहा होता है। अब यहां से हमको एक बात तो समझ में आया कि Cl माइनस तो एक वीक कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि HCl से आया हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। क्यों? क्योंकि ये एक वीक बेस से आया, दैट इज NH4OH। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो अपना नेचर दिखाएगा, तो बेसिकली इसका कुछ नहीं होगा, इसका चूंकि वीक है तो इसमें कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, ये कुछ नहीं करेगा, इसका नो रिएक्शन, ये कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये बहुत कमजोर है। NH4 प्लस कुछ तो करने में इंटरेस्ट लेगा। अब क्या करेगा, तो NH4 प्लस पानी के पास जाएगा, और चूंकि ये एसिड है तो ये क्या कर रहा होगा, तो पानी को क्या करेगा कि अपना H+ डोनेट कर देगा। तो ये वाटर को पकड़ा, ये खुद एक्वस है, वाटर को पकड़ा, बोल रहा भैया तुम मेरे से H+ ले लो, और मैं अब बन गया यहाँ पे NH3। यही कहानी होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। NH4 प्लस ने क्या किया, H2 लूज कर दिया। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तुम्हें समझने में, तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये करेगा क्या, एक तरीके से कि H2O में से ना इसने एक OH माइनस खींच लिया, मतलब दोनों का सेम है। एक OH माइनस जैसे खींचेगा तो ये H+ बन जाएगा, और ये खुद कैसे बन जाएगा, NH4OH। दोनों का मतलब सेम है, या तो NH3 बन जाता तो H3O प्लस बनता, और नहीं तो ऐसे NH4OH बन गया। और ये भी कैसा, एक्वस नेचर का। अब सोच के देखते हैं कि भैया यहाँ पे हमें H+ दिख रहा है, H+ दिख रहा है मतलब एसिडिक नेचर तो आ गया। अब सवाल उठता है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये सोचने का प्रयास करते हैं। चलो, अगर मान लीजिए कि हमें पता है ये NH4 प्लस कितना मिलेगा, तो जितना तुमने सॉल्ट लिया ये पूरा पूरा टूटा है, तो मतलब अगर इसको इनिशियली C लिया होगा तो ये भी अपने को कितना मिला होगा, C, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा, C। फाइनली कहानी क्या होगा, अब उसको समझने में जरा सा इंटरेस्ट लेते हैं हम। तो हुआ होगा C में से कुछ पार्ट इसका टूटा होगा, 1 माइनस H लिख लेते हैं, पहले अल्फा लिखते थे अब H लिखते हैं। ये कितना बना होगा, CH। ये भी कितना बना होगा, CH। चलो, अब इस रिएक्शन का K लिखते हैं। मुझे नहीं पता इस रिएक्शन का K क्या है, K है, KB है, क्या है, बस हम K लिखते हैं। तो इस रिएक्शन का जो K होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा CH इंटू CH डिवाइड बाई C1 माइनस H। चलो, तो CH इंटू CH डिवाइड बाई C1 माइनस H। पुरानी कहानी, नया बात कुछ नहीं है। अब जरा सा सोचना शुरू करते हैं। एक बात बताओ कि अगर NH4OH एक बेस था, और ये जब टूटता था, जब ये देता था NH4 प्लस और साथ में OH माइनस, तो इसका क्या डिफाइन होता था, तो इसका डिफाइन हुआ करता था KB। तो हम KB बराबर क्या लिखते थे, तो हम KB बराबर लिखते थे अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई NH4OH। यही लिखते हैं, अगर मुझे पता है कि भैया इस बेस का KB क्या है। अब इस KB में सोचो जरा, एक काम करता हूं मैं, काम ये करता हूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को सोचो,
इसको Kb को और इस K को, इस K की वैल्यू क्या है, ये K कुछ और नहीं है, ये NH4OH है कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां से डिवाइड बाई NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब कहता है ना कि इस K में और इस Kb में रिलेशन ढूंढो। जरा ध्यान से देखो तो आपको एक बात फील आएगा। क्या फील आएगा कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये NH4 प्लस ये NH4 प्लस गया, ये NH4OH और ये NH4OH जाएगा, और ये H प्लस और ये OH माइनस मल्टीप्लाई होकर KW बन जाएगा। मतलब एक बात हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ वीक बेस का Kb और इसके K में एक रिलेशन है। इसके K में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है कि दिस K इंटू KB बराबर KW। तो हमको इन दोनों से एक बात समझ में आ गया, देयरफॉर ये पुरानी कहानी है, नया बात नहीं है। कॉन्जुगेट बेस के लिए जो हम लिखते थे K इंटू केबी, मैंने दोबारा इसको समझा दिया। तो K इंटू केबी जो है ये किसके बराबर है, KW के बराबर। तो हम चाहें तो यहाँ K बराबर क्या लिख सकते हैं, KW बाई केबी। अब बस कुछ और नहीं करना, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए तो बस यहाँ पे लिख लेंगे KW बाई केबी इक्वल्स टू CH इंटू CH डिवाइड बाई C1 माइनस H। अब ये 1 माइनस H को तो हम सीख ही चुके, क्या करना होता है, इस 1 माइनस H का हम नाश्ता कर जाते हैं, ये हो जाएगा 0। तो अपने पास क्या हो गया, KW अपॉन KB इक्वल्स टू CH का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये C और ये C भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से H की वैल्यू आ गई, दैट इज अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C। ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया। और इस H को क्या कहते हैं, इस H को कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। पहले कहते थे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जब अल्फा लेते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि सॉल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या है, KW अपॉन KB इंटू C। अब नेक्स्ट कहता है कि भैया बताइए इसका पीएच कितना होगा। कुछ नहीं, अब तो पीएच निकालने में क्या दुख है, क्यों दुख नहीं है, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन CH के बराबर है, बात खत्म। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, दैट इज ये हमें पता है कि CH था, तो C इंटू अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C को अंडर ले आकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया C इंटू KW अपॉन KB। ये आपके पास किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो एक आपके पास फॉर्मूला यही बन के आ गया। अगर आप रट्टा आगे वाला फॉर्मूला नहीं मानना चाहते तो वीक एसिड में, वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अगर सॉल्ट है और आपको उसका पीएच निकालना है, तो आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या पुट कीजिएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंटू KW बाई बेस, जो वीक बेस है उसका KB। एसिड का तो K डिफाइन नहीं हुआ है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। चलो अब बोलते हैं यहाँ से पीएच लिखो, पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस लॉग लगा लेते हैं, माइनस लॉग अंडर रूट C इंटू KW बाई KB। अब इसको डिराइव कर लेते हैं, तो भैया माइनस लॉग है, हाफ आगे आ जाएगा, तो -1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर में पहले तो C प्लस लॉग KW माइनस लॉग KB। चलेगा, चलो अब यहां से इस माइनस को अंदर भेजो और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये 1/2, अब देखो ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये वाला बन जाएगा माइनस लॉग C, माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस KW। KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 का पावर -14, -14 आगे आके +14, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +14, और ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग KB, और माइनस लॉग KB का मतलब होता है PKB। तो इसको लिख सकते हैं माइनस PKB, और यही आपके पास पीएच का फॉर्मूला आ जाता है जो आप रट्टा मार के बैठते थे ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कौन से सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, दैट इज वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। डन है क्या, नॉन स्टॉप ये पूरी कहानी शुरू से लेके एंड तक देख लो एक बार। कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, मुझे पता है कि डेरिवेशन मैंने कराया है, टाइम टेकिंग काम है, दिमाग पे जोर पड़ेगा। स्टिल अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो पूछो फटाफट से, कोई ऐसा पार्ट है तो। सर हैंग मुझे कराने
बोलो। सर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में मुझे प्रॉब्लम आती है क्या प्रॉब्लम आती है बताओ। कि कौन सा ज्यादा है कौन सा छोटा है, पता नहीं चलता। जैसे आपने किया एक सेकंड। कि हाँ उसमें कौन सा वीक होगा और कौन सा स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो। तो मैंने तुम्हें एक एसिड दिया, दैट इज H2SO4। ऑडियो ऑन रखो बाबू। ये बताओ, इसको तुम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हो वीक एसिड मानते हो? सर स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसने अगर एक H प्लस लूज कर दिया तो जो बनेगा उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, कहलाएगा। यस सर। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक काउंट होगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब मैं दूसरा एसिड लेता हूं, CH3COOH। अगर मान लो ये मेरे पास एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा काउंट होगा? सर स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा। अब तुमसे पूछेगा बताओ इन दोनों बेस में से स्ट्रांग कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऑब्वियसली नीचे वाला। अब बोलेगा कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा? जो स्ट्रांग होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, वही तो बेसिक नेचर दिखाएगा। वीक वाला तो बेचारा क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसके वजह से आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा, इसके वजह से कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो Cl माइनस था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया था, इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का चीज है तो इससे वीक कॉन्जुगेट बेस मिला, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक वीक बेस से आया था तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा मतलब इसके वजह से H प्लस मिलेगा। बात समझ में गया क्या? यस सर। हाँ जी, और कोई, और किसी को कोई दुख है इसमें? चलिए ठीक है। अब ये तो आपके पास कहानी हो गया कि भैया आपके पास अगर हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो। सेम कहानी अगर आपके पास ले लेगा, मैंने शुरू में आपको समझाया था कि दोनों को रिलेट कैसे करते हैं। अगर आपके पास आ जाए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या करेंगे? बस जो कहानी वहां पे एग्जांपल के लिए मान लो आपको दे दिया CH3COO ब्रेक होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, अब हमको किसका यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस, मुझे ये बताओ किसका हाइड्रोलिसिस होगा? Na प्लस का होगा कि CH3COO माइनस का होगा? जल्दी से मुझे बस मैसेज CH3CO माइनस। CH3COO माइनस का। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, ये वीक एसिड से आया हुआ है, और हमको पता है कि वीक एसिड वाले का जो कॉन्जुगेट होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा। वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसका हाइड्रोलिसिस होगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? तो ये CH3COO माइनस जाएगा पानी के पास और बोलेगा भैया अब हमको तुमसे चाहिए H प्लस, तुम हमको अब मेरा H प्लस वापस करो। तो ये जैसे इससे H प्लस खींच लेगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, तो ये खुद तो बन जाएगा CH3COOH, और साथ में बाहर कौन निकल जाएगा? OH माइनस। और OH इस OH माइनस। माइनस के पास, इस OH माइनस की वजह से कैसा नेचर आ जाएगा? बेसिक नेचर। अब बोला कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? सेम पिछला वाले कहानी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना होगा? पिछले वाले में था KW अपॉन KB इंटू सी, यहाँ पे हो जाएगा KW अपॉन K इंटू सी। बोलेगा कि भैया यहाँ वहां पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? कहाँ गए? हाँ सर KW क्या आता है? एक सेकंड हो जा तो। ओके सॉरी 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 सॉरी, जस्ट मिनट, मैं इसको जल्दी से खत्म करूं क्योंकि लाइट का थोड़ा सा दिक्कत था, और इसमें जहाँ पे प्लग है उसमें इन्वर्टर कनेक्शन नहीं आता, तो बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज होने पे आ गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये KW क्या था? दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास, मैं वापस से डिस्कस कर दूंगा इस पे। यहाँ पे आपके पास बोला कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? याद करो वहां पे आपके पास OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन था अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू सी, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट KW अपॉन K इंटू सी। खत्म खेल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता तो POH नहीं लिख लोगे, और क्या POH पता तो pH नहीं लिख लोगे? मुझे जल्दी से बता दो, हो जाएगा यस ये? सर, हो जाएगा।
चलो ठीक है, वैसे भी 8 बज गया, अब चार्ज लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैंने बोला ही था 8 बजे मैं छोड़ दूंगा। वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये ओके डेफिनेटली ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा, इसको घर पे जाकर डेरिवेशन समझना, और अगले क्लास में इसकी आई कहानी बात करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है, बाय बाय, बाय टाटा, सर। बाय बाय।